हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम लोग हमारे बी फॉर्म के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जिसका कि सब्जेक्ट कोड BP102T है, उसके यूनिट 2 के चैप्टर 2 जो कि नॉन एक्वस टाइटेशन है, उसको इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में हम लोग नॉन एक्वस टाइटेशन क्या होता है, इसके इंट्रोडक्शन को समझेंगे। नॉन एक्वस टाइटेशन में कौन कौन से सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जो एसिडिमिट्री और एल्कोलिमिट्री टाइटेशन है वो क्या होता है उसको देखेंगे, और नॉन एक्वस टाइटेशन को यूज करके सोडियम बेंजोएट और इफिट्रीन हाइड्रोक्लोराइड का किस तरीके से एस्टिमेशन किया जाता है उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नॉन एक्वस टाइटेशन जो हमारा है उसको स्टार्ट करने से पहले जो हमारा यूनिट 1 है उसको भी हम लोग 2 वीडियोज़ में कंप्लीट कर चुके हैं, और जो हमारा यूनिट 2 का चैप्टर 1 है जो कि एसिड बेस्ड टाइटेशन है उसको भी हम लोग एक वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप उसको भी देख सकते हैं। आज हम लोग यूनिट 2 का चैप्टर 2 नॉन एक्वस टाइटेशन को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नॉन एक्वस टाइटेशन क्या होता है इसके इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। तो अगर कोई हमारा टाइटेशन है उसको हम लोग एक्वस मीडियम वाटर की अब्सेंस में अगर कैरी आउट करते हैं तो इस टाइप के टाइटेशन को हम लोग नॉन एक्वस टाइटेशन के नाम से इंडिकेट करते हैं। मतलब कि अगर कोई एसिड बेस्ड टाइटेशन हमारा है और उसमें हम लोग वाटर को यूज़ नहीं कर रहे हैं, एक्वस मीडियम को नहीं यूज़ कर रहे हैं, किसी नॉन एक्वस सॉल्वेंट को यूज़ करके एसिड और बेस के सैंपल को, सोल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं और फिर उसका टाइटेशन परफॉर्म करते हैं, तो उस टाइप के टाइटेशन को हम लोग नॉन एक्वस टाइटेशन के नाम से इंडिकेट करते हैं। अब आखिर नॉन एक्वस जो सॉल्वेंट है उनको यूज़ करने की हमें आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जो डिस्टिल वाटर है वो आसानी से अवेलेबल होता है, अप्रॉक्सीमेटली फ्रीली अवेलेबल होता है, तो उसको वहाँ पे यूज़ करना आसान होता है। और हमारे ये जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट होते हैं ये वाटर के कंपेरिजन में थोड़ा सा कॉस्टली होते हैं। तो हम लोग आखिर नॉन एक्वस सॉल्वेंट को यहाँ पे क्यों यूज़ करते हैं? तो इसके कुछ हमारे कारण हैं जिनके कारण इसको यूज़ किया जाता है। तो जो सबसे पहला रीज़न है नॉन एक्वस टाइटेशन को परफॉर्म करने का, तो हमारे कुछ सब्सटेंसेज एसिड और बेस ऐसे होते हैं जो कि वीक एसिड और वीक बेस होते हैं, और उनका जो टाइटेशन में एंड पॉइंट आता है वो काफ़ी पुअर आता है। एग्जैक्ट एंड पॉइंट उसका डिटरमाइन हम लोग नहीं कर पाते हैं अगर हम लोग एक्वस मीडियम को यूज़ करते हैं। एक्वस अगर सोल्यूशन वाटर से उसका सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम लोग जो हमारे नॉन एक्वस मीडियम है अगर उनको यूज़ करते हैं तो फिर हमारा जो ये सब्सटेंस है इनका एंड पॉइंट हमें वहाँ पे सही सही आते हुए देखने को मिल जाता है और हमारा टाइटेशन आसानी से परफॉर्म हो जाता है। तो अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो वहाँ पे आप लोगों ने, जब हम लोग टाइटेशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस के बारे में बात कर रहे थे, तो उसका जब हम लोगों ने कर्व देखा तो यहाँ पे जो हमारा इन्फ्लेक्शन रेंज होता है वो बेसिकली हमें 6 से 8 के बीच में केवल देखने को मिलता है। केवल जो 2 पीएच है जो कि 6 से 8 के बीच में ही अचानक थोड़ा सा पीएच में बदलाव होता है, और हमारे जो सिंपल इंडिकेटर्स होते हैं वो इसके एंड पॉइंट को डिटेक्ट करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो उसके लिए हम लोग या तो मिक्स्ड इंडिकेटर को यूज़ करें या फिर हम लोग किसी नॉन एक्वस सॉल्वेंट में अगर उसको प्रिपेयर करते हैं तो हम लोग आसानी से उसके एंड पॉइंट को डिटेक्ट कर सकते हैं अगर वीक एसिड और वीक बेस के बीच में हमें टाइटेशन को परफॉर्म करना होता है। उसके बाद में इसका जो हमारा है दूसरा रीजन वो है कि हमारे कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, और जब वो वाटर में इनसॉल्युबल है तो वो एक प्रॉपर सोल्यूशन को फॉर्म नहीं कर पाएंगे, और अगर वो प्रॉपर सोल्यूशन को फॉर्म नहीं करेंगे तो टाइटेशन हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो उसके ऐसी कंडीशन में जब हमारा सब्सटेंस वाटर में इनसॉल्युबल होता है तब हम लोग वहाँ पे नॉन एक्वस सॉल्वेंट को यूज़ करते हैं जिसमें हमारा सब्सटेंस सॉल्युबल हो, और फिर हम लोग टाइटेशन को सिंपली परफॉर्म करते हैं। तो आई थिंक सो ये जो दोनों रीज़न है आप लोगों को अच्छे से क्लियर यहाँ हो गए होंगे। अगर वीक एसिड और वीक बेस के बीच में टाइटेशन करना है तो एक्वस जो सोल्यूशन है उसमें एंड पॉइंट काफ़ी पुअर आता है, और जब हम लोग नॉन एक्वस जो मीडियम है सोल्यूशन है उसको प्रिपेयर करते हैं तब हमें एंड पॉइंट सही सही देखने को मिलता है, जिसके कारण भी हम लोग इस टाइटेशन को परफॉर्म करते हैं। और अगर हमारा सब्सटेंस वाटर में इनसॉल्युबल होता है तो उसको हम लोग नॉन एक्वस सॉल्वेंट में सॉल्युबलाइज करके और फिर उसका एसिड बेस टाइटेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
अब अगर हम लोग देखें तो जो हमारा नॉन एक्वस टाइट्रेशन है उसमें हम लोग एसिड बेस की जो थ्योरी है कौन सी यूज़ करते हैं, तो बेसिकली हम लोग ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी को यहाँ पे यूज़ करते हैं। और ब्रॉन्स्टेड और जो लॉरी थ्योरी है उसके अनुसार हमारे एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि प्रोटॉन H+ आयन को डोनेट करते हैं, जिसमें से H+ आयन प्रोटॉन बाहर निकलता है, वो एसिड कहलाते हैं। और वो सब्सटेंस जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, H+ आयन को एक्सेप्ट करते हैं, उनको हम लोग बेस के नाम से इंडिकेट करते हैं एज पर द ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी। और ये हमारे नॉन एक्वस जो टाइट्रेशन है एसिड बेस का उसके ऊपर अप्लीकेबल होती है। इस थ्योरी को हम लोग बेसिकली यहाँ पे यूज करते हैं। लाइक अगर HCl के बारे में बात करें तो HCl क्या है, उसको जब हम लोग वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा, H+ आयन को वो रिलीज करेगा, डोनेट करेगा। तो H+ आयन को जब वो डोनेट करेगा तो वो एसिड यहाँ पे सिंपली कहलाएगा। और अगर हम लोग जो हमारा बेस है उसके बारे में बात करते हैं तो अगर हम लोग जो हमारा अमोनिया है NH3 है उसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो क्या करता है, वाटर के H+ आयन को एक्सेप्ट करके वो जो NH4+ में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो एज पर द ब्रॉन्स्टेड जो लॉरी थ्योरी उसको हम लोग बेस के नाम से सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारे नॉन एक्वस जो सॉल्वेंट हैं जो एसिड बेस टाइट्रेशन में वहाँ पे ये अप्लीकेबल होती है। और हमारी अधिकतर जो फार्माकोपिया हैं वो इस टाइट्रेशन का जो प्रोसीजर है उसको अपने काफ़ी सारे सब्सटेंस के असे में एस्टिमेशन में इसको यूज़ करती हैं। ये ऑफिशियल जो मेथड है उसकी तरह यूज़ करती हैं। तो आई थिंक सो इसका इंट्रोडक्शन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग जो हमारा एसिडिमिट्री है और एल्कलिमिट्री है वो क्या होता है उसको आसान तरीके से समझ लेते हैं। अब अगर हम लोग जो एसिडिमिट्री है उसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारा एसिडिमिट्री है वो हमारा एक प्रकार का एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है, जिसमें हम लोग किसी बेस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं। और उसकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड एसिड को अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारा एसिडिमिट्री कहलाएगा। और आसान तरीके से अगर इसको आपको समझना है तो याद रखिएगा ये क्या है, एसिडिमिट्री मतलब एसिड। तो यहाँ पे एसिड की कंसंट्रेशन हमें नोन होती है, उसका स्टैंडर्ड जो एसिड है उसको यूज करते हैं। और इस स्टैंडर्ड एसिड को यूज करके हम लोग अननोन बेस जो हमारा है जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता नहीं होती है उसकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने का काम करते हैं। तो जो एसिडिमिट्री है उसमें जो एसिड है वो एक स्टैंडर्ड जो सोल्यूशन है उसकी तरह हम लोग यूज करते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग एल्कलिमिट्री के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे है एल्कलाई का मतलब क्या होता है, बेस। तो यहाँ पे उसका अपोजिट हम लोग बेस को एज ए स्टैंडर्ड यहाँ पे यूज करेंगे और उसको यूज करके एसिड सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को अगर हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं तो उस टाइप का जो एसिड बेस टाइट्रेशन है उसको हम लोग एल्कलिमिट्री के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो जो अगर आपसे कोई पूछता है एसिडिमिट्री तो आप कह सकते हैं कि एसिड स्टैंडर्ड होगा, बेस की कंसंट्रेशन को हम लोग जिस टाइट्रेशन में डिटरमाइन करते हैं वो हमारा जो है एसिडिमिट्री कहलाता है। और अगर एल्कलिमिट्री कोई पूछता है तो आप आसानी से कह सकते हैं कि किसी स्टैंडर्ड बेस को यूज करके, एल्कलाई को यूज करके अगर हम लोग एसिड सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं तो वो जो हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन है उसको हम लोग एल्कलिमिट्री के नाम से इंडिकेट करते हैं। अब आइए यहाँ पे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशंस एंड सॉल्वेंट, हमारे किस किस प्रकार के नॉन एक्वस टाइट्रेशन होते हैं और उसमें हम लोग कौन कौन से सॉल्वेंट को यूज करते हैं। तो अगर हम लोग टाइप ऑफ जो टाइट्रेंट है उसको देखें तो अगर हम लोग नॉन एक्वस जो एसिडिक टाइट्रेशन है उसको उसके बारे में बात करते हैं तो इसमें हम लोग जो पर क्लोरिक एसिड सॉल्वेंट है उसको यूज करते हैं, फ्लोरो सल्फोनिक एसिड को यूज करते हैं, जो पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड है उसको हम लोग यहाँ पे नॉन एक्वस में जो एसिडिक टाइट्रेशन है उसमें यूज करते हैं। अगर हम लोग नॉन एक्वस टाइट्रेशन के जो बेसिक टाइट्रेंट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं तो उसमें हम लोग जो हमारा सोडियम मिथॉक्साइड है उसको यूज करते हैं, पोटेशियम मिथॉक्साइड को यूज करते हैं, उसके बाद में जो लिथियम मिथॉक्साइड है उसको यूज करते हैं, और हमारा टेट्रा जो एल्कलाई अमोनियम हाइड्रोक्साइड है उसको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। और अगर हम लोग नॉन एक्वस जो सॉल्वेंट ऑफ व्हीकल्स हमारे हैं जिनको हम लोग टाइट्रेशन में यूज करते हैं तो क्लोरोफॉर्म को यूज किया जाता है, बेंजीन को यूज किया जाता है, पायरिडीन को यूज किया जाता है, एथिलीन डायमीन को यूज करते हैं। और जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको हम लोग एज ए सॉल्वेंट ऑफ व्हीकल की तरह अपने नॉन एक्वस टाइट्रेशन में यूज करते हैं। अपने जो सोल्यूशन है उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग इसको यहाँ पे यूज करते हैं। तो आई थिंक सो ये भी पॉइंट्स आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जो हमारा एसिडिमिट्री है और एल्कलिमिट्री है वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
अब आइए हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर मूव करते हैं, जो कि है सॉल्वेंट यूज्ड इन नॉन एक्वस टाइटेशन। हमारे नॉन एक्वस टाइटेशन में हम लोग कौन कौन से नॉन एक्वस सॉल्वेंट को यूज़ करते हैं और उनके क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, उनके बारे में अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो नॉन एक्वस टाइटेशन में सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं, उनके अंदर क्या क्या आइडियल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो पहली जो आइडियल प्रॉपर्टीज़ है कि इट शुड बी प्योर एंड नॉन टॉक्सिक। वो प्योर फॉर्म में होना चाहिए। अगर वो उसमें किसी प्रकार की इम्प्योरिटी होगी तो वो हमारे टाइट्रेशन में एज ए एरर हमें देखने को प्राप्त हो सकती है। और वो नॉन टॉक्सिक होने चाहिए। जो भी उसको यूज़ कर रहा है उसके ऊपर कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट उसके नहीं आने चाहिए, क्योंकि जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट हैं वो अक्सर जो कुछ सॉल्वेंट हमारे वोलेटाइल होते हैं, तो जब कोई उसको यूज़ करता है तो वो वहाँ पे इवापोरेट हो करके जो भी वहाँ पे उसकी टाइट्रेशन को कर रहा है वो इनहेल कर सकता है। अगर उसके अंदर वो किसी तरीके से पहुँच जाता है तो टॉक्सिक इफेक्ट वो शो नहीं करना चाहिए। उसके बाद में जो दूसरी प्रॉपर्टी है, इट शुड बी मिसिबल विद द टाइटेंट एंड सॉल्यूट। तो ये हमारा जो सॉल्यूट है और जो टाइट्रेंट है उसमें आसानी से मिसिबल होना चाहिए, जिससे कि उसको जो प्रॉपर उसमें सॉल्युबलाइज हो जाए और एक सोल्यूशन को फॉर्म करे। उसके बाद में जो अगली प्रॉपर्टी है, इट शुड हैव हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसके अंदर हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब कि इसकी जो आयनिक स्ट्रेंथ है वो अच्छी होनी चाहिए। आयनिक स्ट्रेंथ जब अच्छी होगी तभी वो वहाँ पे जो हमारे एसिड्स हैं, वीक एसिड्स हैं, उसकी जो एसिडिटी है उसको बढ़ा पाएगा, या जो वीक बेस है उनकी जो बेसिसिटी है उसको वो बढ़ाते हुए हमें देखने को प्राप्त होगा। तो ये भी याद कर लीजिएगा कि जो हमारे नॉन एक्वस सॉल्वेंट हैं उनके जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो हाई होना चाहिए। उसके बाद में अगर अगली प्रॉपर्टी को देखें, इट शुड नॉट इंटरफियर विद द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन। ये हमारे टाइट्रेशन का जो एंड पॉइंट है उसको किसी भी तरीके से इंटरफियर नहीं करना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सही सही एंड पॉइंट को ये हमें प्रोवाइड करना चाहिए। उसके बाद में अगला जो इसका प्रॉपर्टी है, इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी अनडिजायरेबल इफेक्ट बाय इंटरेक्टिंग विद द टाइट्रेंट एंड सॉल्यूट। हमारे टाइट्रेंट और जो सॉल्यूट है उससे वो जो अनडिजायरेबल कोई इफेक्ट, कोई ऐसा इफेक्ट जो कि हम नहीं चाहते हैं, अगर उनके बीच में इंटरेक्शन होकर ऐसा कोई इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो वो सॉल्वेंट हमारे लिए बेहतर नहीं होगा। हम ऐसे ही नॉन एक्वस सॉल्वेंट को यूज़ करेंगे जो कि हमारे टाइटेंट या जो सॉल्यूट है उससे इंटरेक्शन करके कोई भी जो अनवांटेड इफेक्ट शो ना करे। और लास्ट वन ये है, इट शुड बी रेडली अवेलेबल एंड इनएक्सपेंसिव। आसानी से अवेलेबल होना चाहिए और ज़्यादा महंगा भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ अगर हमारे नॉन एक्वस सॉल्वेंट में है तो फिर वो हमारे टाइट्रेशन के लिए बेहतर होगा। अब आइए हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो नॉन एक्वस जो सॉल्वेंट है वो बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। हम लोग उन चारों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो जो सबसे पहला टाइप है, इसको हम लोग बोलते हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक का हमारा क्या मतलब होता है? एप्रोटिक सॉल्वेंट हमारे वो सॉल्वेंट होते हैं जो कि लगभग न्यूट्रल होते हैं, ना ही वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं और ना ही वो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। मतलब ये हमारे एसिड या बेस की जो हमारी एसिडिटी या बेसिसिटी है उसको बढ़ाने का या घटाने का काम नहीं करते हैं। ये न्यूट्रल हमें अपने जो प्रोसेस है उसमें देखने को मिलते हैं। और इनका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो भी लो होता है और ये केमिकली इनर्ट होते हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने कहा कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होता है। तो इनको हम लोग बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं? तो ये बेसिकली वहाँ पे हमारा जो रिएक्शन मिक्सचर है उसमें एज ए जो डाइल्यूशन है उसकी तरह इसको यूज़ किया जाता है। क्वांटिटी को केवल बढ़ाने के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। ये ना तो आयनाइज होते हैं और ये ना ही जो हमारे एसिड और बेस है उनके साथ में रिएक्ट करते हुए हमें देखने को प्राप्त होते हैं। और अगर यहाँ पे देखें तो एप्रोटिक सॉल्वेंट आर एडेड टू द आयनाइजिंग सॉल्वेंट टू द शार्पन द एंड पॉइंट। ये केवल जो हमारे आयनाइजिंग सॉल्वेंट है जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है उनमें केवल उसके जो एंड पॉइंट है उसको थोड़ा सा शार्प करने के लिए इनको केवल यूज़ किया जाता है। ये केवल क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए जो भी हमारा रिएक्शन मिक्सचर है उसके डाइल्यूशन के लिए ही केवल हम लोग इनको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से याद कर लीजिएगा, एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या है? एप्रोटिक सॉल्वेंट ऐसे सॉल्वेंट है जो कि न्यूट्रल होते हैं,
वो ना तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं ना उसको डोनेट करते हैं। इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी लो होता है, केमिकली ये इनर्ट होते हैं, ये आयनाइज नहीं होते हैं, इसीलिए ये एसिड और बेस के साथ में रिएक्ट भी नहीं करते हैं। और ये हमारे कुछ जो हैं आयनाइजिंग सॉल्वेंट हैं उनमें केवल इसलिए ऐड इनको किया जाता है कि वो एंड पॉइंट को थोड़ा सा शार्प कर दें। केवल ये रिएक्शन मिक्सचर में डाइल्यूशन के लिए इनको यूज़ किया जाता है। और अगर इसके एग्जाम्पल को देखें तो इसमें जो इसके एग्जाम्पल हैं, क्लोरोफॉर्म को हम लोग यूज़ करते हैं, बेंजीन को यूज़ करते हैं, टॉलुइन को यूज़ करते हैं, और कार्बन जो टेट्राक्लोराइड है, ये सब हमारे एप्रोटिक सॉल्वेंट है जो कि डाइल्यूशन के लिए इनको यूज़ किया जाता है। उसके बाद में जो दूसरा टाइप ऑफ सॉल्वेंट है ये है प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। तो प्रोटो का मतलब हो गया प्रोटॉन और फिलिक का मतलब हो गया पसंद करने वाला। तो हमारे वो सॉल्वेंट जो कि प्रोटॉन को पसंद करते हैं, उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, उनको हम लोग प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट के नाम से इंडिकेट करते हैं। अब हम लोगों ने इसके पहले भी यहाँ पे देखा कि हमारे जो बेस होते हैं वो क्या है, वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो हमारे वो सारे सब्सटेंस जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे, उनको अपनी ओर खींचेंगे, उनको हम लोग बेस के नाम से इंडिकेट करते हैं। और ये भी जो हमारा प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट है, ये प्रोटॉन को पसंद करता है, अपनी ओर उसको अट्रैक्ट करता है। तो ये बेसिकली जो सॉल्वेंट है ये बेसिक इन नेचर होते हैं, और ये हमारे जो वीक एसिड है उनके साथ में रिएक्ट करते हैं। और वीक एसिड क्या होता है, अगर आपसे पूछूं, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था, वीक एसिड हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो कि प्रोटॉन को धीरे धीरे रिलीज करते हैं, डोनेट करते हैं। तो जब वो ये हमारे वो वीक एसिड जो कि प्रोटॉन को धीरे धीरे रिलीज कर रहे हैं, उनको अगर प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट में हम लोग यहाँ पे डालेंगे तो क्या होगा, ये उन वीक एसिड के प्रोटॉन को तेजी से खींचने का काम करेंगे। और जब तेजी से खींचेंगे तो क्या है, ये जो हमारे वीक एसिड है उनसे प्रोटॉन तेजी से बाहर वहाँ पे वो निकलेगा, और जो सॉल्वेट प्रोटॉन है उसका फॉर्मेशन यहाँ पे करेगा। तो बेसिकली वो जो वीक एसिड है जो कि धीरे धीरे प्रोटॉन को रिलीज कर रहा था, और जब वो तेजी से उसको रिलीज करना शुरू करेगा तो वो उसकी एसिडिटी को, वीक एसिड की जो एसिडिटी है उसको बढ़ाने का सिंपली काम करता है। तो ये हमारे हम सिंपली कह सकते हैं कि प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट बेसिक इन नेचर होते हैं। ये जो वीक एसिड है उनके साथ में एक जो सॉल्वेट प्रोटॉन है उसको फॉर्म करते हैं, जिससे कि वो वीक एसिड की जो एसिडिटी है उसको इन्हेंस करते हैं। रिएक्शन से अगर हम लोग इसको समझें तो अगर कोई एक वीक एसिड है HB, और उसको जो प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट है जो कि बेसिक इन नेचर है उसमें अगर हम लोग ऐड करते हैं तो क्या होता है, ये जो हमारा सॉल्वेंट है ये प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा। जब प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा तो ये इसके प्रोटॉन को तेजी से अपने पास लेगा, और एक जो सॉल्वेटेड प्रोटॉन है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो वीक एसिड था उसकी एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी, और वो कॉन्जुगेट बेस में तेजी से कन्वर्ट होते हुए हमें देखने को प्राप्त होगा। अगर इसके एग्जाम्पल्स को देखें तो जो हमारा लिक्विड अमोनिया हो गया, पायरिडीन हो गया, एन ब्यूटाइलमीन हो गया, और एथिलीन डायमीन हो गया, ये हमारे यहाँ पे प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट कहलाते हैं। और जो यहाँ पे वीक एसिड हमारे होते हैं, जब भी हमें उनका टाइट्रेशन करना होता है तो उस कंडीशन में हम लोग उनके उसको स्ट्रॉन्ग जो प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट है उसकी प्रेजेंस में उसको यूज़ करते हैं। और स्ट्रॉन्ग प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट उन वीक एसिड की एसिडिटी को बढ़ा देगा, जिसके कारण कि जब उसकी एसिडिटी जो जो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ है जब वो इन्हेंस होगी तो फिर वहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह हमें एक्ट करते हुए देखने को प्राप्त होगा। और जब वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह ऐड करने को प्राप्त होगा तो इस जो फिनोमिना है जिससे हम लोग वीक एसिड की एसिडिटी को बढ़ाते हैं उसको हम लोग लेवलिंग इफेक्ट के नाम से सिंपली इंडिकेट करते हैं। और जब उसकी जो जो एसिडिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी तो एंड पॉइंट भी हमें बेहतर तरीके से और शार्प एंड पॉइंट आते हुए देखने को प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये दोनों आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तीसरा जो हमारा सॉल्वेंट है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, वो है प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। तो अगेन प्रोटो का मतलब हो गया प्रोटॉन, और जेनिक का मतलब हो गया कि जनरेट करने वाला, देने वाला। तो यहाँ पे हमारे वो सॉल्वेंट जो कि प्रोटॉन को देने का काम करते हैं उनको हम लोग प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट कहते हैं। और एज पर द जो ब्रॉन्स्टेड हमारी थ्योरी थी कि हमारे वो सब्सटेंस जो कि प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, देते हैं, उनको हम लोग एसिड के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो ये सॉल्वेंट बेसिकली हमारे एसिडिक इन नेचर होते हैं। और ये जब
प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। तो ये हमारे जो वीक बेस हैं जो कि प्रोटॉन को धीरे धीरे एक्सेप्ट करते हैं, उनको वहाँ पे उसकी जो वहाँ पे है स्ट्रेंथ उसको इन्हेंस करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। और वीक बेस फिर तेज़ी से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है और उसकी जो वहाँ पे बेसिसिटी है वो हमें बढ़ते हुए जो है देखने को मिलती है। तो जो हमारे यहाँ पे प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट हैं ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। ये जो प्रोटॉन को हमें डोनेट करते हुए देखने को मिलते हैं और जब ये प्रोटॉन को डोनेट करते हैं तो ये वीक बेस की स्ट्रेंथ को इन्हेंस करने का सिंपली काम करते हैं। तो आई थिंक सो ये भी पॉइंट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अगर इसके एग्जाम्पल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड इसका एक हमारा अच्छा एग्जाम्पल है। फॉर्मिक एसिड को हम लोग यूज़ करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड को हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं और ये सब तेज़ी से प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, जिसके कारण कि जो वीक बेस है उनकी हमें बेसिसिटी इंक्रीज होते हुए देखने को मिलती है और हमारे टाइट्रेशन का एंड पॉइंट भी हमें तेज़ी से आते हुए देखने को मिलता है। अब अगर हम लोग जो चौथे प्रकार का सॉल्वेंट है उसको देखें तो इसको हम लोग एम्फी प्रोटिक सॉल्वेंट के नाम से इंडिकेट करते हैं। है तो मतलब एम्फी हम सब तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ जो है दोनों तरीके से काम करती है, बोथ वे में काम करती है। तो जो हमारा एम्फी प्रोटिक सॉल्वेंट है वो बेसिकली वो हमें कभी कभी एसिड की तरह भी एक्ट करते हुए देखने को मिलते हैं और वो कभी कभी हमें बेस की तरह भी एक्ट करते हुए देखने को मिलते हैं। कभी वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हुए हमें देखने को मिलते हैं और कभी वो प्रोटॉन को हमें डोनेट भी करते हुए यहाँ पे देखने को प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल्स को देखें तो जो हमारा ग्लेशियल एस्टिक एसिड हो गया, एल्कोहल हो गया, जो हमारा डायक्सोन हो गया, वाटर हो गया, ये सब हमारे जो एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट हैं वो यहाँ पे हैं। अब आइए इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हम लोग ग्लेशियल एसिटिक एसिड को लें तो जो हमारा ग्लेशियल एसिटिक एसिड है जब हम लोग उसको यहाँ पे कोई बेसिक सब्सटेंस के टाइट्रेशन में अगर यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में जब ये डिसोसिएट होता है तो ये जो हमारा एसिडिक एसिड है उस जो एसिड है उससे H+ आयन रिलीज होता है और एसीटेट आयन हमें रिलीज होते हुए यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, इसका मतलब ये यहाँ पे एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। लेकिन अगर इसी को हम लोग एसिटिक एसिड को अगर जो पर क्लोरिक एसिड है उसमें अगर डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा पर क्लोरिक एसिड है ये प्रोटॉन को जो है डोनेट करता है और ये यहाँ पे प्रोटॉन और क्लोरेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये प्रोटॉन को ये सॉल्वेंट रिलीज करता है तो जो हमारा वीक एसिड है एसिटिक एसिड वो प्रोटॉन को अब एक्सेप्ट करते हुए हमें देखने को मिलता है और जब ये इसको एक्सेप्ट करता है तो ये ओनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से अब ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, अब ये यहाँ पे बेस की तरह काम कर रहा है। तो ये जो एसिटिक एसिड है अगर वो अपने से वाटर में डिसोसिएट होता है तो वो जो एसिटिक एसिड एसिड की तरह ऐड करता है, वीक एसिड की तरह ऐड करता है। लेकिन अगर इसी को परक्लोरिक एसिड में अगर डिसॉल्व किया जाए तो फिर ये हमें बेस की तरह वर्क करते हुए यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। तो आई थिंक सो ये भी पॉइंट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चारों प्रकार के सॉल्वेंट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जो सबसे पहला हमारा था वो था यहाँ पे हमारे एप्रोटिक जो सॉल्वेंट हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं, ना प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं और ना प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। उसके बाद में जो दूसरा था वो क्या था, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। ये बेसिक इन नेचर होते हैं, ये प्रोटॉन को यहाँ पे हमें जो है तेज़ी से रिलीज कर जो है एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पे देखने को मिलते हैं और जब वो तेज़ी से उसको एक्सेप्ट करते हैं तो क्या होता है वो वीक एसिड की एसिडिटी को इन्हेंस कर देते हैं, यहाँ पे करते हैं। उसके बाद में अगर तीसरे को देखें तो ये क्या है, प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। ये हमारे जो सॉल्वेंट हैं ये एसिडिक इन नेचर होते हैं, ये प्रोटॉन को डोनेट करते हैं और ये हमारे वीक बेस की जो बेसिसिटी है या बेसिक स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। और जो अंतिम है वो था एम्फीप्रोटिक, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी करते हैं और कुछ कंडीशन में प्रोटॉन को डोनेट भी करते हैं। तो ये तो आप लोगों को पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा नॉन एक्वस टाइट्रेशन है उसमें हम लोग कॉमनली कौन कौन से सॉल्वेंट को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ग्लेशियल एसिटिक एसिड और जो इथेनॉलिक एसिड है इसको हम लोग
यूज़ करते हैं। ग्लेशियल एसिटिक एसिड को अगर देखें तो इसको हम लोग 0.1 टू 1% जो कंसंट्रेशन इसमें हमें वाटर की भी देखने को मिलती है। तो हम लोग नॉन एक्वस टाइट्रेशन को यूज़ कर रहे हैं, तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड में ये जो वाटर प्रेजेंट है, सबसे पहले हमें इसको प्रॉपरली रिमूव करना होगा। तो इसके लिए जब भी हम लोग टाइट्रेशन को परफॉर्म करते हैं तो उसके पहले हम लोग एसिडिक एनहाइड्राइड इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और जो हमारा एसिडिक एनहाइड्राइड है वो क्या करता है कि जो भी उसके अंदर 0.1 से 1% वाटर है उसको वो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और जब वो उसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है तो फिर हम लोग उसके अंदर का वाटर कंप्लीटली रिमूव हो जाता है और ग्लेशियल एसिटिक एसिड हमारा वहाँ पे वाटर से फ्री हो जाता है और उसको हम लोग नॉन एक्वस टाइट्रेशन में यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग इथेनॉलिक एसिड को देखें तो ये बेसिकली ये जो है एलोन भी यूज़ किया जाता है, या इसको हम लोग कम्बिनेशन में भी, जो हमारा एसिडिक है एनहाइड्राइड है, जो हमारा एसिटोनाइट्रिल हो गया या जो नाइट्रोमीथेन हो गया, इन सब के साथ में कम्बिनेशन में भी इसको हम लोग नॉन एक्वस टाइट्रेशन में यूज़ करते हैं। अकेले भी यूज़ किया जाता है और इनके साथ में कम्बिनेशन में भी इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद में जो हमारा दूसरा है वो है, ये है हमारा एसिटोनाइट्रिल। तो अगर हम लोग एसिटोनाइट्रिल के बारे में बात करते हैं तो ये भी अक्सर कम्बिनेशन में ही यूज़ किया जाता है, यूज्ड इन कम्बिनेशन विद द अदर सॉल्वेंट लाइक क्लोरोफॉर्म, फिनॉल एंड इथेनॉलिक एसिड के साथ में इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। और ये बेसिकली जो हमारे हैं मेटल एसीटेट होते हैं, जो उनके टाइट्रेशन में जो हमारा पर क्लोरिक एसिड है उसके साथ में यूज़ करके एंड पॉइंट को शार्पन करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो जो हमारे हैं मेटल एसीटेट जो कि जो इस प्लेस पे एक प्रकार से वीकली एक्ट करते हैं, एंड पॉइंट पुअर आता है उनका, जो वाटर के अगर हम लोग वाटर के सोल्यूशन में उसको प्रिपेयर करते हैं तो अगर हम लोग उसको नॉन एक्वस सॉल्वेंट जो पर क्लोरिक एसिड है उसके साथ में यूज़ करेंगे तो क्या होगा, उसका जो एंड पॉइंट है हमें शार्प आते हुए देखने को मिलेगा, सही सही एंड पॉइंट हम लोग उसका डिटेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद में जो हमारा तीसरा है वो है एल्कोहल्स। तो अगर एल्कोहल्स को देखें तो जो हमारे अधिकतर ऑर्गेनिक जो एसिड्स होते हैं उनका जो टाइट्रेशन है उसको हम लोग यहाँ पे जो हमारा ग्लाइकॉल्स हो गया और हमारे अल्कोहल हो गया उसके जो कम्बिनेशन में इसको हम लोग यूज़ करते हैं, या ग्लाइकॉल और जो हाइड्रोकार्बन है उसके कम्बिनेशन जो हमारा कम्बिनेशन है उसमें हम लोग एक सॉल्वेंट जो मिक्सचर है उसको यूज़ करके ऑर्गेनिक एसिड्स जो हैं उनको हम लोग टाइट्रेट करने का काम करते हैं विद द यूज़ ऑफ एल्कोहल। अगर इसके हम लोग जो है यहाँ पे इसका जो कॉमन कम्बिनेशन है उसको देखें तो जो हमारा एथिलीन ग्लाइकॉल हो गया उसको हम लोग जो प्रोपेन 2 ऑल है उसके साथ में, या ब्यूटेन 1 ऑल के साथ में इसको यूज़ करते हैं। तो आई थिंक सो ये भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। उसके बाद में अगला सॉल्वेंट है हमारा डायक्सॉन। अगर हम लोग डायक्सॉन को देखें तो ये सेकेंड पॉपुलर सॉल्वेंट है जिसको हम लोग एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ किया जाता है, तो जो हमारा ग्लेशियल इथेनॉलिक एसिड है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड और जो इथेनॉलिक एसिड का मिक्सचर है उसको हम लोग सबसे ज़्यादा एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में यूज़ करते हैं। उसके बाद जो दूसरा सॉल्वेंट हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो है डायक्सॉन। अगर इसको देखें तो ये बेसिकली यूज्ड व्हेन द मिक्सचर आर टू बी क्वांटिफाइड। अगर हमें कोई भी मिक्सचर है उसको क्वांटिफाइड करना है तो उस कंडीशन में हम लोग डायक्सॉन को यूज़ करते हैं। अगर एक से अधिक कंपोनेंट है और उसमें से किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को हमें आइडेंटिफाई करना होता है तो उस कंडीशन में इसको हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद में ये जो हमारा सॉल्वेंट है ये लेवलिंग इफेक्ट को शो नहीं करता है, लेकिन ये हमारा जो एंड पॉइंट है उसको हमें शार्पली प्रोवाइड करने का काम करता है। अब अगर हम लोग लास्ट जो सॉल्वेंट है उसको देखें तो ये है डाईमेथाइल फॉर्मामाइड, जिसको हम लोग डीएमएफ से इंडिकेट करते हैं, जो कि एक प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट है। प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की इसकी जो एबिलिटी होती है। तो इट इज़ यूज फॉर द टाइट्रेटिंग बेंजोइक एसिड एंड अमाइड्स। तो बेंजोइक एसिड और अगर अमाइड को हमें टाइट्रेट करना होता है तो उस कंडीशन में हम लोग जो हमारा डीएमएफ है उसको यूज़ करते हैं। लेकिन इसके साथ दिक्कत है कि ये एक शार्प एंड पॉइंट को हमें प्रोवाइड नहीं करता है। तो ये हमारे कुछ सॉल्वेंट हैं जो कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन में हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं। तो आई थिंक सो ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इन सॉल्वेंट्स के नाम वगैरह अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद में अब हम लोग देख लेते हैं कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन में कौन कौन से इंडिकेटर्स हम लोग यूज़ करते हैं और वो एंड पॉइंट पे किस कलर से किस कलर में
चेंज होते हैं। तो जो पहला है वो है क्रिस्टल वायलेट इंडिकेटर, जो कि 0.5% वेट बाय वॉल्यूम की कंसंट्रेशन में ग्लेशियल एसिटिक एसिड में यूज किया जाता है, और ये एंड पॉइंट पे वायलेट से हमें ब्लू में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलता है। उसके बाद में अगला इंडिकेटर हमारा हो गया मेथिल रेड, जो कि येलो से रेड में कन्वर्ट होता है। उसके बाद अगला है हमारा 1-नेप्थॉल बेंजीन, इसको हम लोग 0.2% की कंसंट्रेशन में एसिडिक एसिड में प्रिपेयर करते हैं, और ये एंड पॉइंट पे येलो से ग्रीन में कन्वर्ट होता है। उसके बाद में हमारा है यहाँ पे अगला, जो कि ऑरोसेट ब्लू बी है, जो कि ब्लू से पिंक में एंड पॉइंट पे चेंज होता है। उसके बाद में अगला है जो कि है एजोवायलेट, ये पिंक से ब्लू में कन्वर्ट होता है। उसके बाद अगला है हमारा क्विनलडाइन रेड, जो कि हमें जो पर्पल रेड कलर है उससे पेल ग्रीन में एंड पॉइंट पे कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलता है। और लास्ट वन है हमारा थाइमॉल ब्लू, जो कि 0.2% वेट बाय वॉल्यूम की कंसंट्रेशन में जो हमारा मिथेनॉल जो है यहाँ पे मिथेनॉल उसमें यूज होता है, और ये एंड पॉइंट पे येलो से ब्लू में कन्वर्ट होता है। तो इसमें कुछ खास समझाने वाला नहीं है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग। अब आइए हम लोग अपना जो हमारे एस्टिमेशंस हैं उनको स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला कंपोनेंट का एस्टिमेशन आपके सिलेबस में दिया गया है वो है सोडियम बेंजोएट। एस्टिमेशन को हम लोग असे के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल लैब वगैरह में आप लोगों को एस्टिमेशन की जगह असे कराया जाता है। तो असे और एस्टिमेशन एक ही चीज़ होता है। अगर कोई भी हमारा सोल्यूशन है उसमें जो सोडियम बेंजोएट है वो कितनी मात्रा में है, अगर उसको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए उस प्रोसेस को हम लोग एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो सोडियम बेंजोएट का हमारा फार्मूला याद कर लीजिए, C7H5NO2 इसका हमारा फार्मूला होता है, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 144.11 ग्राम पर मोल होता है। इसके स्ट्रक्चर को अगर देखें तो इसका स्ट्रक्चर एक हमारी बेंजीन की जो रिंग है वो यहाँ पे है, और इसमें एक जो कार्बन है उससे डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन अटैच रहता है, और जो सेम कार्बन से एक ऑक्सीजन और एक सोडियम अटैच होता है। अगर इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो ये जो हमारा वाइट क्रिस्टलाइन या जो हमारा है यहाँ पे ग्रेनुलर पाउडर के रूप में हमें ये सिंपली देखने को मिलता है, या क्रिस्टलाइन या जो ग्रेन्यूल्स के रूप में हमें ये पाउडर फॉर्म में वाइट कलर का जो है देखने को मिलता है। अगर इसके हम लोग प्रॉपर्टीज़ को देखें तो ये ऑर्डरलेस होता है, या इसमें हल्की सी जो स्मेल है वो हमें देखने को प्राप्त होती है, और ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको खुले में छोड़ दिया जाएगा तो ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके गीला हो सकता है। तो ये सब इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब आइए हम लोग इसका जो एस्टिमेशन है या असे है वो किस सिद्धांत पे होता है, रिएक्शंस को देख लेते हैं। तो रिएक्शंस को अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो सोडियम बेंजोएट है C6H5COO जो Na है वो उसको जब हम लोग पर क्लोरिक एसिड में डिज़ोल्व करते हैं, जो कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, तो ये यहाँ पे हमारा बेंजोइक एसिड C6H5COOH में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, और इससे जो हाइड्रोजन यहाँ पे आता है, जो इससे जो हमारा सोडियम आता है वो HCl का जो H है वो इसमें ट्रांसफ़र हो गया। तो ये क्या हो गया, C6H5COH बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, और यहाँ पे जब इसमें सोडियम आके अटैच होता है तो ये यहाँ पे सोडियम जो पर क्लोरेट है NaClO4 में सिंपली कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो अगर इसको अगर हम लोग यहाँ पे एस्टिक एसिड को लेते हैं, तो जो एस्टिक एसिड है उसको अगर हम लोग पर क्लोरिक एसिड में डालते हैं तो क्या होता है, जो यहाँ पे प्रोटॉन है पर क्लोरिक एसिड का वो रिलीज होता है, और एस्टिक एसिड उसको एक्सेप्ट कर देता है, और ये यहाँ पे कॉन्जुगेटेड एसिड CHCOOH2 में सिंपली कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे जो क्लोरेट आयन है वो हमें इससे रिलीज होते हुए जो है देखने को मिलता है। उसके बाद में जब यहाँ पे जो हमारा था जो कि परक्लोरिक एसिड था वो जब आयनाइज होता है, अगर उसको देखें तो जो हमारा यहाँ पे सोडियम बेंजोएट है जब ये आयनाइज होता है तो ये यहाँ पे बेंजोएट आयन C6H5COO माइनस में कन्वर्ट होता है, और इससे जो सोडियम आयन है वो रिलीज होता है। जो हमारा सोडियम आयन है वो यहाँ से सिंपली रिलीज होता है। अब अगर इन दोनों को हम लोग सिंपली ये दो जो रिएक्शन है उसको कंपेयर करते हैं
तो ये जो दो रिएक्शन है इसको अगर हम लोग यहाँ पे कंपेयर करें तो इस कंडीशन में क्या है कि इसका जो हमारा बेंजोएट आयन है और इस प्लेस पे इसका जो हमारा कॉन्जुगेटेड जो एसिड है वो जब आपस में रिएक्ट करते हैं ये दोनों, तो उसके बाद में इसका जो H+ आयन होता है वो इसको ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इससे हमारा जो C6H5COH जो कि बेंजोइक एसिड है उसका फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे इससे जब H+ आयन ट्रांसफ़र हो गया तो ये फिर एसिटिक एसिड में हमें कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलता है। तो ये जो रिएक्शंस हैं इनको अच्छे से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब आइए हम लोग इसके प्रोसीजर को देख लेते हैं। तो अगर हम लोग प्रोसीजर को देखें तो ये सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हमें प्रिपेयर करनी है, तो हमें सबसे पहले 0.1 नॉर्मल का पर क्लोरिक एसिड का एक सोल्यूशन प्रिपेयर करना है। और इसको किस तरीके से हम लोग करेंगे, तो 8.5 ml पर क्लोरिक एसिड को हम लोग यहाँ पे लेंगे और उसमें 500 ml एनहाइड्रस ग्लेशियल एसिटिक एसिड को इसमें ऐड कर देंगे, और उसके साथ साथ में 25 ml एसिटिक एनहाइड्राइड को भी इसमें ऐड करेंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हमने 8.5 ml पर क्लोरिक एसिड एक हमारा जो बीकर है या कोनिकल फ्लास्क है उसमें लिया। उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क उसमें लिया। उसमें फिर हम लोगों ने 500 ml एनहाइड्रस ग्लेशियल एसिटिक एसिड को लिया। तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड में थोड़ा बहुत वाटर होता है, तो उसको भी कम्प्लीटली रिमूव करने के लिए 25 ml एसिटिक एनहाइड्राइड को उसके अंदर हम लोगों ने जो ऐड कर दिया। उसके बाद में इसको हल्का सा हीट किया और फिर उसके बाद में इसको हम लोगों ने कूल किया। कूल करने के बाद में इसका 1000 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड के साथ में वॉल्यूम मेकअप कर दिया, और इसको फिर हम लोग 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं कि जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड है उसमें अगर थोड़ा बहुत भी वाटर है तो वो कम्प्लीटली जो एसिटिक एनहाइड्राइड है उसके साथ में रिएक्ट कर जाए और वो उसमें एसिड में कन्वर्ट हो जाए। अब जब हमें टाइट्रेशन को परफॉर्म करना होता है उसके जस्ट पहले हम लोग जो सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है कहीं उसमें वाटर रह तो नहीं गया है तो नहीं, उसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं। और जब हम लोग उसको डिटरमाइन करते हैं और अगर उसकी कंसंट्रेशन वाटर की कंसंट्रेशन 0.05% से कम होती है तब तो हम लोग टाइट्रेशन को आगे की ओर परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर उसकी कंसंट्रेशन वाटर की 0.05% से ज़्यादा होती है तो फिर हम लोग उसमें थोड़ा सा एसिटिक एनहाइड्राइड और ऐड करते हैं और फिर उसको 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो पर क्लोरिक एसिड है उसके एक ग्लेशियल एसिटिक एसिड के साथ में सोल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद में जो स्टैंडर्डाइजेशन की प्रोसेस है उसको हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो स्टैंडर्डाइजेशन में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा एक्यूरेटली वेट 0.7 ग्राम ड्राइड पोटेशियम हाइड्रोजन फैथलेट जो पाउडर है उसको लेंगे, और इसमें भी मॉइस्चर कंटेंट वाटर बिल्कुल भी ना हो इसके लिए इसको 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 घंटे के लिए हम लोग हीट करते हैं, और फिर उसको हम लोग 50 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड में हम लोग डिज़ोल्व कर लेते हैं। उसके बाद में ये जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड है इसमें हम लोग पहले से ही एसिटिक एनहाइड्राइड है उसको इसमें पहले से ही ऐड कर लेते हैं जिससे कि इसका वाटर कम्प्लीटली रिमूव हो जाए। और फिर यहाँ पे एनहाइड्रस हमारा जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड है उसको 50 ml में इसको 0.7 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोजन फैथलेट को डिज़ोल्व कर लेते हैं। उसके बाद में इसमें 2 से 3 ड्रॉप क्रिस्टल वायलेट को ऐड करते हैं जो कि इंडिकेटर की तरह काम करता है, और फिर उसको हम लोग जो पर क्लोरिक एसिड का सोल्यूशन है उसके साथ में टाइट्रेट कराते हैं। और टाइट्रेशन कब तक परफॉर्म करते हैं, जब तक कि उसका कलर चेंज होकर के वायलेट से ग्रीन नहीं हो जाता। और जैसे ही उसका कलर चेंज होकर के वायलेट से ग्रीन हो जाता है तब हम लोग उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे पर क्लोरिक एसिड है उसकी वास्तविक कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए फार्मूला क्या है, ईच 0.02042 ग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन जो फैथलेट है इज इक्वल टू 1 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल पर क्लोरिक एसिड के ये बराबर होता है। और अगर इसके जो हमारा स्ट्रेंथ है उसको कैलकुलेट करने के फार्मूले को देखें तो इसका फार्मूला क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ 0.1 नॉर्मल पर क्लोरिक एसिड इज इक्वल टू weight of potassium hydrogen fathelate taken upon volume of the perchloric acid into 0.02042। और इसको यूज करके हम लोग पर क्लोरिक एसिड की जो सही कंसंट्रेशन है उसको नॉर्मलिटी है उसको डिटरमाइन कर लेते हैं। और जब ये प्रॉपरली डिटरमाइन हो जाता है
अब हमारा जो परक्लोरिक एसिड है उसकी कंसंट्रेशन हमें नोन है। अब हम लोग उसको यूज करके सोडियम बेंजोएट का जो असे है या एस्टिमेशन है उसको परफॉर्म करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, एक बार फिर से देखें तो हमने सबसे पहले क्या किया कि जो हमारा परक्लोरिक एसिड है जो कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट है उसको हम लोगों ने प्रिपेयर किया। ये एक प्रकार का सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, इसकी जो वास्तविक कंसंट्रेशन है हमें नोन नहीं है। तो फिर हम लोगों ने इसको पोटेशियम हाइड्रोजन जो फैथलेट है उसके साथ में टाइट्रेट कराया और 0.1 नॉर्मल जो परक्लोरिक एसिड बनाया था उसकी जो वास्तविक नॉर्मलिटी है उसको हम लोगों ने इस फार्मूले को यूज़ करके कैलकुलेट कर लिया। अब हमें जो परक्लोरिक एसिड है उसका जो वास्तविक नॉर्मलिटी है वो पता हो गई। अब हम लोग उसको यूज करके सोडियम बेंजोएट के असे को परफॉर्म करेंगे। अब अगर हम लोग इसको देखें तो इसमें हम क्या करते हैं, 0.25 ग्राम सोडियम बेंजोएट को लेते हैं और उसको एनहाइड्रस ग्लेशियल एसिटिक एसिड में डिजॉल्व कर लेते हैं 20 ml और उसके बाद में इसको हल्का सा वार्म करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद में और फिर उसको वहाँ पे कूल कर लेते हैं जिससे कि जो ग्लेशियल एनहाइड्रस ग्लेशियल एसिटिक एसिड है उसमें सोडियम बेंजोएट कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाए। उसके बाद में इंडिकेटर के रूप में हम लोग क्रिस्टल वायलेट को यूज़ करते हैं या 1 नेप्थॉल बेंजीन को यूज़ करते हैं एज ए इंडिकेटर और फिर उसका टाइट्रेशन 0.1 नॉर्मल पर क्लोरिक एसिड के साथ में परफॉर्म करते हैं और टाइट्रेशन को तब तक करते रहते हैं, जो पर क्लोरिक एसिड है ड्रॉप बाय ड्रॉप स्लोली स्लोली तब तक ऐड करते रहते हैं जब तक कि ये जो हमारा सोल्यूशन है इसका रंग जो इसका जो हमारा है वहाँ पे कलर वो ग्रीन कलर में चेंज नहीं हो जाता। और जैसे ही वो ग्रीन कलर में चेंज होगा टाइट्रेशन का एंड पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और उसको ग्रीन कलर आने में कितना परक्लोरिक एसिड यूज हुआ उसको हम लोग यहाँ पे सिंपली जो है रिकॉर्ड कर लेंगे और फिर उसके बाद में हम लोग फार्मूले को यूज करेंगे। फार्मूला क्या है, 0.01441 ग्राम ऑफ द C6H5COONA इज इक्वल टू 1 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल SClO4। तो 0.01441 ग्राम जो हमारा यहाँ पे सोडियम बेंजोएट है वो 1 ml 0.1 नॉर्मल पर क्लोरिक एसिड के इक्वल होता है। तो इस तरीके से इसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। इसका जो हमारा फार्मूला है, अगर स्ट्रेंथ को हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फार्मूला है स्ट्रेंथ ऑफ जो है C6H5CO जो Na इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द SClO4 इंटू नॉर्मेलिटी ऑफ द SClO4 इंटू 0.01441 अपॉन वेट ऑफ द C6H5COONA इंटू 0.1। इस फार्मूले को यूज करके हम लोग जो हमारा यहाँ पे सोडियम बेंजोएट है उसकी स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें उसकी परसेंटेज प्योरिटी को कैलकुलेट करना है तो बस इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी परसेंटेज प्योरिटी आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग इसका एस्टिमेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा, अक्सर एग्जाम में आता है। अब आइए हम लोग जो अगला और लास्ट कंपाउंड है जिसे आपको एस्टिमेट करना है वो है इफेड्रीन हाइड्रोक्लोराइड। तो इफेड्रीन हाइड्रोक्लोराइड का फार्मूला C10H15NO इंटू SCl। इसमें SCl का मॉलिक्यूल साथ में अटैच रहता है और मॉलिकुलर वेट हमारा क्या है, ये 201.69 ग्राम पर मोल इसका मॉलिकुलर वेट होता है। स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें एक बेंजीन की रिंग होती है, उसके साथ में ये जो अटैच कार्बन है उसमें एक जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो रहता है, उसके साथ में एक जो हमारा यहाँ पे NH ग्रुप है वो है और साथ साथ में इसमें HCl अटैच रहता है। इसीलिए इसको हम लोग इफेड्रीन हाइड्रोक्लोराइड के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइए इसके रिएक्शन को देख लेते हैं। तो जो इफेड्रीन हाइड्रोक्लोराइड है वो बेसिकली जब आयनाइज होता है तो वो यहाँ पे इसका जो हमारा हाइड्रोजन होता है जो हमारा HCl है, जो अगर इन दोनों के जो इसके हमारे 2 मोल हैं तो यहाँ पे क्या होगा, जो HCl है उसका जो H+ आयन है वो इसको ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये जब इसको ट्रांसफ़र होगा तो इसके यहाँ पे एक हाइड्रोजन और अटैच होगा और ये जब अटैच होगा तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आते हुए हमें देखने को मिलेगा और 2 Cl- इसमें से रिलीज होंगे और ये कितना Cl- को रिलीज कर रहा है हमें उसी को एस्टिमेट करना है और उसके लिए हम लोग मर्क्यूरिक एसीटेट को यूज़ करते हैं और जो मर्क्यूरिक एसीटेट है वो इसके द्वारा रिलीज होने वाले जो Cl आयन है, क्लोराइड आयन है, उसके साथ में रिएक्ट करता है और ये यहाँ पे मर्क्यूरिक क्लोराइड का
फॉर्मेशन करता है और जो हमारा यहाँ पे एसीटेट आयन है वो इससे रिलीज हो जाते हैं। अब यहाँ पे जब ये जो इसका फॉर्मेशन जब हो गया, अब अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो जो एसिटिक एसिड होता है वो जो हमारा एसिटिक एसिड है वो फिर ओनियम आयंस के साथ में रिएक्ट करता है, क्योंकि इसको हम लोग जो परक्लोरिक एसिड है उसमें प्रिपेयर करते हैं तो जो एसिटिक एसिड है वो ओनियम आयन में कन्वर्ट होता है और ये यहाँ पे एसीटेट आयन के साथ में कंबाइंड होकर के 4 मोल जो एसिटिक एसिड है उसका फॉर्मेशन करते हुए हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये हमारी रिएक्शन है। तो जितना ज़्यादा इफिडीन हाइड्रोक्लोराइड होगा उतना ही ज़्यादा क्लोराइड आयन रिलीज होंगे और उतना ही ज़्यादा वो हमारे मर्क्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करके मर्क्यूरिक क्लोराइड का फॉर्मेशन हमें करते हुए देखने को मिलेगा। और इसी प्रिंसिपल को हम लोग यूज़ करते हैं इसको एस्टिमेट करने के लिए। अब हम लोग प्रिपरेशन में आ जाते हैं, प्रोसीजर को देखें तो सबसे पहले हम लोग 0.1 नॉर्मल पर क्लोरिक एसिड को प्रिपेयर करेंगे। तो जैसा कि इसके पहले जो सोडियम बेंजोएट है उसमें जिस तरीके से हमने उसको प्रिपेयर किया था वैसे ही इसमें भी हम लोग प्रिपेयर करेंगे। अब आइए हम लोग इफिडीन हाइड्रोक्लोराइड का किस तरीके से एस्टिमेशन करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जब परक्लोरिक एसिड प्रिपेयर हो गया, उसका स्टैंडर्डाइजेशन कर लिया, वास्तविक नॉर्मलिटी उसकी कैलकुलेट कर ली, अब उसको हम लोग इफिडीन हाइड्रोक्लोराइड के साथ में टाइट्रेट करेंगे। तो अब आइए अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो यहाँ पे है सबसे पहले हम लोग 0.17 ग्राम इफिडीन हाइड्रोक्लोराइड को एक्यूरेटली वेट करते हैं। एक चीज़ आपको और यहाँ पे क्लियर कर दूँ, आप जो है कन्फ्यूज़न में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि जो इफिडीन हाइड्रोक्लोराइड है वो जब आयनाइज होता है तो वो क्लोराइड आयन को रिलीज करता है। जो क्लोराइड आयन है वो हमारे मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ में रिएक्ट करके एसीटेट आयन को फॉर्म करते हैं और जो हमारा है परक्लोरिक एसिड उसमें भी हमारे ओनियम आयन है और ओनियम आयन के साथ में वो रिएक्ट करके यहाँ पे एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। तो जितना ज़्यादा एसीटेट आयन फॉर्म होंगे उतना ही ज़्यादा हमें एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होते हुए रिएक्शन में देखने को मिलेगा। और हमारे एसीटेट आयन यहाँ पे कितने फॉर्म होंगे, जितना ज़्यादा इफिडीन हाइड्रोक्लोराइड होगा उतने ज़्यादा एसीटेट आयन फॉर्म होंगे और उतने ही ज़्यादा एसिटिक एसिड हमें फॉर्म होते हुए यहाँ पे देखने को प्राप्त होगा। तो इस तरीके से अब हम लोग यहाँ पे इसके प्रोसीजर को और देख लेते हैं। तो जब हमने इसका जो सोल्यूशन है उसको जो है प्रिपेयर किया, उसके बाद में इसको हम लोग 10 ml जो मर्क्यूरिक एसिड का जो सोल्यूशन है उसमें जो है हम लोग जेंटली इसको डिज़ोल्व करते हैं। तो थोड़ा सा मैंने थोड़ा ब्रेक कर दिया तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, 0.17 ग्राम इफिडीन हाइड्रोक्लोराइड को एक्यूरेटली वेट किया, फिर उसको जो मर्क्यूरिक एसीटेट का सोल्यूशन है उसके अंदर उसके 10 ml में उसको डिज़ोल्व किया। थोड़ा सा हमने जेंटली उसको वार्म किया जैसे कि वो आसानी से उसमें डिज़ोल्व हो जाए और उसके बाद में हम लोग इसमें 50 ml एसीटोन का जो हमारा वहाँ पे मिक्सचर है उसको इसमें ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद में हम लोग जो हमारा है मेथिल ऑरेंज एज ए इंडिकेटर इसके अंदर थोड़ी मात्रा में इसको भी ऐड कर देते हैं और फिर इसको हम लोग पर क्लोरिक एसिड 0.1 नॉर्मल पर क्लोरिक एसिड के साथ में टाइट्रेट करते हैं। और कब तक टाइट्रेट करते हैं, धीरे धीरे ऐड करते हैं। कब तक ऐड करते हैं, जब तक कि जो सोल्यूशन है उसका जो येलो कलर है वो चेंज होकर के रेड नहीं हो जाता। और जैसे ही रेड होगा टाइट्रेशन का एंड पॉइंट आ जाएगा और उसको हम लोग सिंपली परफॉर्म कर लेंगे। और इसमें जो ब्लैंक टाइट्रेशन है उसको भी हम लोग जो है परफॉर्म करते हैं। ब्लैंक टाइट्रेशन क्या होता है, तो अगर ब्लैंक टाइट्रेशन में क्या हुआ कि हम लोग 0.17 ग्राम इफिडीन हाइड्रोक्लोराइड को नहीं यहाँ पे तौलते हैं, हम इसमें जो केवल क्या करते हैं 10 ml मर्क्यूरिक एसीटेट का जो सोल्यूशन है उसको यहाँ पे लेंगे, 50 ml जो हमारा एसीटोन और उसका मिक्सचर है उसको इसमें ऐड कर देंगे, इंडिकेटर को डालेंगे और टाइट्रेशन को इसके साथ में परफॉर्म करेंगे कि अगर उसमें किसी भी प्रकार की कोई इम्प्योरिटी के कारण हमें कलर चेंज देखने को मिल रहा है तो वो उसको आइडेंटिफाई हम लोग ब्लैंक टाइट्रेशन से परफॉर्म कर लेते हैं। अब आइए अगर हम लोग इसके फार्मूले को देखें तो इसका फार्मूला क्या है, 0.02017 ग्राम ऑफ इफिडीन हाइड्रोक्लोराइड इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल पर क्लोरिक एसिड। और इसका जो हमारा कैलकुलेशन है परसेंटेज प्योरिटी का वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ द पर क्लोरिक एसिड इनटू द नॉर्मेलिटी ऑफ द पर क्लोरिक एसिड जो कि हमने कैलकुलेट किया इनटू 0.02017
अपॉन वेट ऑफ द इफेड्रीन हाइड्रोक्लोराइड जो कि हमने वे किया था इनटू 0.1 जो कि हमारा पर क्लोरिक एसिड की एक्सपेक्टेड नॉर्मेलिटी थी। 0.1 नॉर्मल हमने पर क्लोरिक एसिड को प्रिपेयर किया था, तो वो यहाँ पे हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए इसको एक बार थोड़ा सा डायग्राम में देख लें। तो इसमें हम लोग जो स्टैंडर्ड या स्टैंडर्डाइज हमारा परक्लोरिक एसिड है उसको ब्यूरेट में लेते हैं। उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है इसमें हम लोग जो इफेड्रीन हाइड्रोक्लोराइड है उसको वेट करके इसमें ऐड करते हैं। जो मर्क्यूरिक एसीटेट का 10 ml है उसको ऐड करते हैं और इसके अंदर हम लोग जो मेथिल ऑरेंज है उसको ऐड करते हैं। और इन सबको ऐड करने के बाद में ड्रॉप बाय ड्रॉप पर क्लोरिक एसिड को ऐड करते जाते हैं। कब तक ऐड करते हैं? जब तक कि इसका जो येलो कलर है वो रेड में चेंज नहीं हो जाता है। और जैसे ही वो रेड में चेंज होगा टाइट्रेशन का एंड पॉइंट आ जाएगा। कितना वॉल्यूम हमारा पर क्लोरिक एसिड यूज़ हुआ है वो हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, उसको हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देंगे। उसके बाद में जो पर क्लोरिक एसिड है उसका जब हमने स्टैंडर्डाइजेशन किया तो उसकी जो नॉर्मलिटी आई उसको हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देंगे। 0.02017 को यहाँ पे रखेंगे। वेट ऑफ द इफेड्रीन हाइड्रोक्लोराइड जो हम लोगों ने 0.17 ग्राम लिया था वो यहाँ पे आ जाएगा इंटू 0.1 इंटू 100। और इस फार्मूले को यूज़ करके हम लोग इफेड्रीन हाइड्रोक्लोराइड की जो परसेंटेज प्योरिटी है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो इफेड्रीन हाइड्रोक्लोराइड है उसका एस्टिमेशन कर सकते हैं। तो आई थिंक सो नॉन एक्वस टाइट्रेशन आपका अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अगर आपको अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।